स्वागत, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ भरे हुए हैं। बात ईरान की करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध कभी भी हो सकता है। अगर हुआ तो अब बातचीत चल रही है, अगर उससे कुछ निकले तो युद्ध टल भी सकता है, तो कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अमेरिका की पूरी तैयारी है युद्ध की। ईरान में अमेरिका की वर्चुअल एम्बेसी ने अपने नागरिकों को फौरन ईरान छोड़ने का फरमान सुना दिया है। ये उनका अभी का आज का एक बड़ा अपडेट है कि इनकी ईरान की एम्बेसी ने ये मैसेज जारी किया है कि जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं वो तुरंत ईरान छोड़ दें और ईरान की अमेरिका के भरोसे भी ना रहें। तुरंत अपने दम पर जो भी व्यक्ति छोड़ सकता है ईरान उसको छोड़ दें। डू नॉट रिलाई ऑन यूएस गवर्नमेंट हेल्प। फ्लाइट कभी भी कैंसिल हो सकती हैं। आप सिक्योर लोकेशन अपने लिए ढूंढ लीजिए, बाहर मत निकलिएगा, अपने फोन को हमेशा चार्ज रखिए। तो ये सब क्या बताता है? तो ये बताता है कि आपकी सारी तैयारी लड़ाई की है। लेकिन आज शांति वार्ता भी हो रही है। आज अभी आप तस्वीर देख रहे थे, वो अब्बास अरागची दोबारा चला दीजिएगा जो प्लेन से उतर रहे हैं। ये ईरान के विदेश मंत्री, ये तुर्की की बजाय इन्होंने कहा कि हम ओमान में बात करना चाहते हैं। कल हमने आपको खबर बताई थी, तो कल लग रहा था कि अमेरिका ने ये बात रिजेक्ट कर दी है, इसलिए बातचीत टूट गई। लेकिन फिर मान गए और अब ये बात हो रही है, ओमान में इनकी बातचीत होगी। व्हाइट हाउस की तरफ से स्टीव विटकॉफ को यहां पर जो है वो भेजा जा रहा है। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये कहते हैं कि हम केवल न्यूक्लियर डील पर बात करेंगे और वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पर भी बात करेंगे, मिसाइल पर भी बात करेंगे, तुम्हारे अंदर जो प्रदर्शनों पर तुमने लोगों को मारा हम उसकी भी बात करेंगे, हम हिजबुल्लाह की भी बात करेंगे, हम हमास की भी बात करेंगे। मतलब तुम्हारे सारे तार खोलेंगे हम इस बार, ये अमेरिका कह रहा है। तो कितनी गुंजाइश है इससे कुछ निकलने की, ये एक बात रह गई। एक वीडियो जारी किया यूएस सेंट्रल कमांड ने, जो इस रीजन में जो उनकी आर्मी की कमांड है वो ये उन्होंने कहा, वी आर ऑलवेज रेडी, अमेरिकन फोर्सेज आर नॉट सिटिंग आइडल। तो ये यूएसएस अब्राहम लिंकन जो बिल्कुल पर्शियन गल्फ के बाहर खड़ा हुआ है अभी ईरान से थोड़ी दूरी पर, ये उसकी तस्वीरें यूएस आर्मी की सेंट्रल कमांड ने आज ही जारी की हैं। तो मतलब पोस्चरिंग सारी लड़ाई की है और उधर बातचीत भी हो रही है। मतलब दबाव बना के बातचीत की जाती है। तो वो काम अमेरिका इस वक्त कर रहा है। बेसिकली ईरान की गर्दन पकड़ रखी है उसने, कह रहा है कि तू मान नहीं तो तेरे को मारेंगे। ये अभी तक की स्थिति है। अब आपको मैं बयान सुनाता हूं ट्रंप का। ट्रंप ने इसको और बढ़ाया थोड़ा टेम्परेचर। मैंने कहा शक है कि मैं हमला करूंगा। लोग मुझसे पूछते हैं आप हमला नहीं कर रहे, जाके वेनेजुएला से पूछो ना मैंने क्या किया उनके साथ। तब भी लोग कहते थे कुछ नहीं करेगा ट्रंप। जाके पूछो मादुरो कहां है आजकल। सुनिए। Diplomacy moving forward. The president has obviously been quite clear. Just ask Venezuela. Ask Iran. They're negotiating now. They don't want us to hit them. You know, we have a big fleet going over to Iran, but so raising. अब ये जो इससे पहले आप महिला की बाइट सुन रहे थे, वो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं और वो ये कह रही थी कि किसी को इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि ट्रंप क्या कर सकते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं ट्रंप, और दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा ईरान के सामने इस वक्त खड़ा हुआ है। तो ये हकीकत भी है। अब सर, ये बातचीत से कुछ निकलने वाला है जो ओमान में हो रही है? बातचीत केवल दबाव के लिए है कि जंग ना हो। जंग की तैयारी जब होती है तो वो इसीलिए होती है कि जंग ना हो। मैं उसको दूसरे तरीके से, अमेरिका चाह रहा है कि जंग ना हो। अमेरिका चाहेगा कि वो ईरान के साथ जंग ना करे, लेकिन ईरान को इतना दबा कर रखे कि वो उनके कंट्रोल में रहे। जैसे आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया कि उन्होंने गला दबा रखा उसका, तो वो उस स्थिति तक रखे। लेकिन वैसे ट्रंप साहब पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं, कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता, कुछ भी वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो ईरान पर हमला करने से बचेंगे। किसी भी तरह से उस पर कंट्रोल किया जा सके, इस सारी एक्सरसाइज को करेंगे। अभी आपने पहले जिक्र किया कि वो वैन साहब कह रहे थे कि ईरान जो है न्यूक्लियर उसको ना करें। आपने कहा पाकिस्तान, खुद के पास ईरान न्यूक्लियर पावर कितना है अमेरिका के पास? तो वो किसको सलाह दे रहे हैं, किसको ज्ञान दे रहे हैं? वो प्रवचन तो है, ताकतवर आदमी ज्ञान देता है दुनिया को। तो ईरान भी कोई ऐसे मानने वाला नहीं है कि उस तरह से। आगे आपको बयान दिखाता हूं एक। लेकिन जंग क्यों नहीं होनी चाहिए, ये हम बार बार ये चर्चा करते हैं क्योंकि और खतरनाक होगा कि कितना खतरनाक है। और हम सबके लिए नुकसानदेह, किसी का भला नहीं है लड़ाई में। लोग कहेंगे कि हम खोमेनी दमन कर रहा है। वो ईरान की जनता की जैसे मदद की जाए वो और तरीके होंगे। लेकिन लड़ाई अगर होगी तो क्या होगा आपको मालूम? मैंने एक दिन पहले भी ईरान के फायदे का नहीं होगा। अभी मैंने चेक किया, क्रूड ऑयल जो है, जो हम 90% इंपोर्ट करते हैं अपनी जरूरत का, $64 पे है। जंग होते ही वो $100 से $120 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। किस पे मार पड़ेगी? हम पे। दुनिया भर में तेल महंगा होगा। अगर $10 क्रूड ऑयल की दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन 0.6% बढ़ता है वर्ल्ड ओवर। 0.6% इन्फ्लेशन बढ़ जाता है केवल $10 पर।
ये तो $60 बढ़ने की बात हो रही है। कितनी महंगाई बढ़ेगी इसका अंदाजा आप लगाइए। वो जहां पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ईरान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि एक पतली सी चोंच में से निकलती है दुनिया की 20% शिपिंग, वहां वो बैठा है। वो अगर उसने रोक दिया सारी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी दुनिया की, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी दुनिया की सारी शिपिंग की। ये सारा पैसा कहां से जाएगा? ये महंगाई बढ़ेगी। इसलिए युद्ध किसी के बस हक में नहीं है। अब आगे सुनिए आप, मैं मार्को रूबियो की जो इनके विदेश मंत्री हैं वो बता रहे हैं हमारे मुद्दे क्या हैं। ये मतलब बातचीत जो कर रहे हैं उसमें किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सुनिए। As far as the topic of those discussions and what the agenda needs to be, look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations across the region. That includes the nuclear program, and that includes the treatment of their own people. तो ये कह रहे हैं हम सारी बातें करेंगे, मतलब तुम्हें हम न्यूक्लियर भी नहीं रखने देंगे, तुम्हें मिसाइल भी नहीं रखने देंगे, और तुमने जितनी प्रॉक्सीज पाल रखी हैं वो भी तुमको खत्म करनी पड़ेगी। क्या ईरान इतनी सारी बातें मानेगा? वो झुकेगा? एक बार किसी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने कहा था कि ये जो रेस है ना, ईरानियंस की रेस जो है, ये इनकी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, वो इनकी मेमोरी इतनी पुरानी है, ये मौत से तो डरते नहीं, इनको लड़ाई इनके लिए चीज ही कुछ नहीं है। अब जो 1979 का रेवोल्यूशन था, जहां से ये इस्लामी सत्ता बनी ईरान में, उसके जो पहले कमांडर, पहले आयतुल्ला थे ना, आयतुल्ला खोमेनी। अभी जो है वो है आयतुल्ला खामेनेई। वो थे आयतुल्ला खोमेनी ओरिजिनल। उनके पोते का बयान आपको मैं सुनाता हूं, वो खुद भी क्लेरिक है। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि अमेरिका हमला करेगा, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका हमला करेगा, उनका यह कहना है। लेकिन अगर करेगा तो फिर उसको मालूम नहीं है कि उसको जवाब कैसा मिलेगा। أن الصلح ما بين الظالم والمظلوم وما بين اللي هو قوي واللي هو ضعيف، الصلح غير حاصل ولا يحصل ولم يحصل ولن يحصل. القوي المستكبر لماذا يقبل كلامك؟ لماذا يجلس معك؟ اليوم أشرت إلى أن الأمريكان جاءوا بأسطول ضخم ومن الحشود العسكرية. أنا أظن أنهم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكن هذا تحليلي أن حرب أمريكا مع الجمهورية الإسلامية أبعد شيء. ये कह रहे हैं युद्ध की संभावना बहुत कम है, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो आदमी सत्ता के नशे में हो, ताकत के नशे में हो, वो क्या बात करेगा आपसे। तो वो मतलब होने क्या जा रहा है समीर जी? बातचीत से कुछ हल होगा या ये जो धमकियां हो रही हैं वही? देखिए, अगर आज मस्कट में अगर बातचीत सफल नहीं होती है, जो तमाम तरह की बातें अमेरिका अगर कहेगा और ईरान उसको मानने से मना कर देगा, और अमेरिका को लगता है कि भाई ईरान ये सब बातें नहीं मानेगा, तो मुझे लगा कि जिस तरीके से ट्रम्प ने और अमेरिका ने जिस तरीके से वहाँ पर अपनी सैनिक शक्ति को इकट्ठा कर दिया है, तो दूसरा कोई ऑप्शन अमेरिका के पास रहेगा नहीं, और इजराइल भी चाहेगा कि अब हमला कर दिया जाए। लेकिन जब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी अमेरिका के पास हमला करने की, उस समय अमेरिका ने हमला नहीं किया, और अब बहुत समय दे दिया ईरान को तैयारी करने के लिए, अपने घर के संतोष को रोकने के लिए, चाइना से और रशिया से मदद लेने के लिए अपने आप को तैयार मेंटली प्रिपेयर करने को। अमेरिका की ताकत का और इनका कोई मैच है? चाहे रूस और चीन खड़ा हो इनके पीछे, मुकाबला नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं। अरब लीग ने कल बोला, अरब लीग का कल बयान आया कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो उसके गंभीर परिणाम अमेरिका को भी भुगतना पड़ेंगे, और अमेरिका भी इस बात को जानता है कि कोई ईरान वेनेजुएला नहीं है कि आप जाके खोमेनी को उठा के ले आओ। मुझे लग रहा है अमेरिका फिलहाल कोशिश करेगा कि ईरान बातचीत से मान ले। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, एक अब जरा भारत की खबर आपको बताता हूं, इसमें जो अपडेट होगा आपको हम बताएंगे। भारत और चीन रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये अमेरिका कह रहा है, ट्रंप ने भी कहा, इसलिए हम पर से टैरिफ हटा दिए। हमारा विदेश मंत्रालय से ये सवाल हो गया, विदेश मंत्रालय के जो ऑफिशियल प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल जी, उनसे सवाल हुआ, उनका बयान आपको सुनाऊंगा। और जो रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बात को थोड़ा और बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भारत की लीडरशिप ऐसी नहीं है कि अमेरिका के दबाव में आ जाए। वो साफ पहले कह चुके हैं, मोदी जी ने कहा भी था कि हम जो फैसला करते हैं अपना राष्ट्रहित देख के करते हैं। तो आज रूस कह रहा है कि इंडिया जो करेगा अपना देश का हित समझ के करेगा, वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय की लाइन क्या है वो सुनिए आप। भारत की ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में भारत ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों का हित, उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुरूप
अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। अब इस बयान में कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको पता चला कि हमने तेल खरीदना बंद किया या अभी भी खरीद रहे हैं? उस बयान में कुछ नहीं था। यही खैर सर ठीक कह रहे थे कि ये डिप्लोमेट का काम ही ये है कि डिप्लोमेसी की भाषा ऐसी बोलो कि काम निकल जाए और किसी को खबर भी ना लगे। किस्सा छोटा सा सुना दूं मैं। एक राजा का बहुत प्रिय हाथी था, एलिफेंट, वो मर गया। अब किसी की हिम्मत नहीं कि राजा को बताया कि कैसे मर गया है, तो कहा कि भाई क्यों, जो सबसे समझदार आदमी है वही डिप्लोमेट ही होगा, वो रणदीप जायसवाल साहब जैसा ही होगा। तो उसको भेजा गया, तो उसने कहा कि महाराज वो हाथी जो है कई दिन से कुछ खा पी नहीं रहा। खा पी नहीं रहा, बोले तो उसको कुछ देखिए, बोले नहीं वो ऐसा लग रहा है कि हिल डुल नहीं रहा है। तो कैसे करें? तो बोले हिल डुल नहीं रहा तो थोड़ा देखिए उसको। बोले नहीं, लगता है कि वो सांस नहीं ले रहा। तो राजा ने कहा वो मर गया क्या? बोले सर ये नहीं पता, लेकिन मतलब ऐसा हो रहा, सांस नहीं ले रहा, सांस नहीं ले रहा। तो वो बात नहीं, तेल की हालत जो है सर, वो अब जरा वो रूसी प्रवक्ता का भी तो सुन लीजिए। इन्होंने हम पे दबाव बना दिया। साहब याद रखना, आपने कहा था हम दबाव में नहीं आते। ये रूसी प्रवक्ता की बात सुनिए। Претензии президента США на право указывать независимым государствам, с кем им торговать, они не новы. Также хорошо известна позиция Индии, которая неоднократно высказывалась руководством этой страны, руководителями Индии и в контактах с российскими коллегами и публично. А именно в вопросах внешнеэкономического сотрудничества Нью-Дели руководствует исключительно национальными интересами, принимая суверенные решения, исходящие из коммерческой целесообразности. У нас нет оснований полагать, что индийские друзья пересмотрели свой подход, по-прежнему убеждены, что закупка Индии российских углеводородов выгодна обеим странам и содействует поддержанию стабильности на международном энергетическом рынке. Мы готовы продолжать тесную кооперацию в этой области с нашими партнерами в Индии. ये कह रहे हैं कि हमें पूरा यकीन है भारत की लीडरशिप ट्रंप के दबाव के आगे, अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगी, और पहले भी उन्होंने फैसले हमेशा अपने देश हित में लिए हैं। अब बताइए साहब, हमारा देश बता नहीं रहा कि तेल खरीदना बंद किया कि नहीं किया? नहीं, देखिए जो डिप्लोमेसी की भाषा है उन्होंने बहुत साफ कह दिया कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के अनुसार जो भी निर्णय होगा वो हम करते रहेंगे। इसमें एक बात बहुत साफ संकेत है कि भारत आने वाले दिनों में भी अभी भी खरीद रहा है। 12 लाख बैरल जो है वो अभी भी खरीद रहा है। जनवरी का जो मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था, अभी देता हूं मैं, है ना, पहले 13 शायद 11.8 मिलियन, 11.8 लाख बैरल पर डे खरीद रहा है। तो कमी हुई है, पहले से कमी हुई है। मैं बता ही दूं सर, अगस्त में खरीदते थे हम पीक पे 2 मिलियन 20 लाख बैरल खरीदते थे प्रतिदिन, और जनवरी में अभी इस साल 26 में हमने जो है करीब 11.8 लाख बैरल पर डे, करीब 12 लाख के आसपास, 12 लाख बैरल। अब मानिए मतलब 50% के करीब कटौती हो गई। ठीक है, कटौती हुई, लेकिन खत्म नहीं किया। आखिर मैं बार बार कहता हूं कि 3% से लेकर के 32% पर चला गया था। पहले यूक्रेन युद्ध से पहले भारत 3% ही तो करता था। 22 के पहले हम कितना तेल खरीदते थे, और डिस्काउंट अगर हमारा कम हो जाएगा, रशियन कंपनी ने डिस्काउंट भी कम किया। नहीं तो नहीं पास सर, सवाल सीधा सा है। ट्रंप कह रहे हैं भारत तेल नहीं खरीद रहा, ऐसा नहीं खरीद रहे हैं। जवाब ये है कि हम खरीदेंगे, ट्रंप चाचा कुछ भी कहें, हम खरीदते रहेंगे। एक लाइन की बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन। उनको इज्जत अपनी रखनी है तो ये मुद्दा ना छेड़ें, जितना बोलना हो बोले, लेकिन उस पर कोई एक्शन न लें। अब आपको साहब अब अगली बात आप जरूर सुनिएगा। अच्छा, ये ट्रंप, अमेरिका में तो कॉमेडियंस वगैरह जो है नेताओं पर खूब तंज कसते हैं, वहां बुरा भी नहीं मानते, वहां तो प्रेसिडेंट के सामने ही लोग मजाक उड़ा देते हैं। तो एक कॉमेडियन इनके हैं, टीवी शो करते हैं, उन्होंने कहा कि हिंदी में अगर साफ साफ कहूं तो भारत ने ट्रंप को, अब जो मर्जी आप शब्द बीच में लगा दीजिए, भारत ने ट्रंप को जो जवाब दिया, बहुत सम्मान दिया। कैसे? आप उनकी भाषा सुनिए। So Trump tried to cook India, but somehow ended up hooked himself. First he goes, I stopped the India-Pakistan war. World said, cool story, bro, no Nobel. Then he goes, India, stop buying oil from Russia. And Indians are like, bro, you are not Iron Man. You are just an orange man. Then he pulls out his favorite weapon, tariffs, 50%, loud, dramatic, orange. And guess what? India still didn't even blink.
even signed a free trade deal with Europe. So now this orange man takes a U-turn and cut tariffs from 25% to 18%. And honestly, that's great news for us. Because instead of making America great again, he was just making America expensive again. तो इन्होंने कहा कि ये इंडिया को कुक करना चाहते थे. ट्रम्प गॉट कुक्ड बाय इंडिया. हमने जंग रुकवाई भारत पाकिस्तान की. भारत ने कहा नो नोबेल. ने टैरिफ लगा दिया. उन्होंने कहा कि भारत ने पलक भी नहीं झपकी और जाके ट्रेड डील कर ली ईयू से. ये अमेरिकन की सोच है. भारत ने जिस तरीके से डील किया है ट्रम्प को. ये बोलिए सर. नहीं, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है. और देखिए जो उन्होंने कहा ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बजाय मेक अमेरिका एक्सपेंसिव अगेन कर दिया, क्योंकि उस टैरिफ की सबसे ज्यादा मार उन्हीं पर पड़ रही थी, यानी अमेरिकन पर पड़ रही थी. अमेरिकी जो इंपोर्टर थे उनके ऊपर पड़ रही थी. तो वो एक बात है. लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें समझने की है, ट्रंप को लेकर वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहां के जो लोग हैं, और तो और कॉमेडियन भी सब समझते हैं ट्रंप चचा का क्या हाल हो गया है. और उसके बावजूद अगर ट्रंप को लगता है कि दुनिया को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, अपनी टर्म पर चला रहे हैं, तो खुश रहने को गाली बेख्याल अच्छा है. वरना तो ना आपकी यूरोपीय यूनियन सुनता है, ना ब्रिटेन सुनता है, ना ईरान सुनता है, ना इजराइल सुनता है, और भारत, रशिया और चाइना तो नहीं ही सुनेंगे. क्यों भला वो सुनेंगे? बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी. पूरा एक साल इन्होंने 1 मिनट में आपको समझा दिया सार. लेकिन पाकिस्तान नहीं समझता. उनको लगता है ट्रंप की चापलूसी करने से ही मिलेगा. भारत ने चापलूसी छोड़िए, ट्रंप की तरफ देखना बंद कर दिया था. मोदी जी ने फोन उठाना बंद कर दिया ट्रंप का. आज हम 18% टैरिफ पे हैं, पाकिस्तान 19% टैरिफ पे है. अब यह हालत हो गई कि पाकिस्तान के लोग अपने चीफ मिनिस्टर को कहते हैं बूट पॉलिशिया, चेरी ब्लॉसम. ये बूट पॉलिश करने वाले हैं ट्रंप के. और वो ट्रंप की गैर मौजूदगी में भी दूसरे देशों के नेताओं के सामने भी ट्रंप की शान के सीधे पड़ने के लगे हुए हैं. शहबाज शरीफ, इतनी चापलूसी. देखिए आप. I would also like to congratulate you on accepting this invitation, being member of Board of Peace under President Trump's leadership. And let us hope and pray to Allah Almighty that ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन किया, तो ये उनको धन्यवाद दे. भाई तो पाकिस्तान में आया हुआ है वो राष्ट्रपति दूसरे देश का, तुम अपनी बात करो. वो वहां बधाई दे रहे हैं आपको. बड़ी बधाई, आप ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में चले गए. बड़ी अच्छी बात है. ये हद है मतलब चापलूसी की. देखिए बेचारा चापलूसी के कारण ही तो अभी तक यहाँ पर इतना आप न्यूज़ में रोज उनका स्मरण करते हैं. उनको रोज हिचकी आती होगी कि रजत शर्मा जी के चैनल पर कम से कम शहबाज शरीफ और मुनीर, इनकी तो दो लोगों की चर्चा हम लोग करते ही हैं. ट्रंप, और वो भी ट्रंप के साथ करते हैं. ये देखिए ना, ये और बात है कि बलूचों की पिटाई भी से इनकी वो भी चर्चा करते हैं. तो पाकिस्तान के पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है. पाकिस्तान न तो आर्थिक तौर पर एक ताकतवर देश है, बेशक वहाँ पर मिलिट्री पावर उन्होंने बना रखा है, लेकिन जब तक आपके पास असला ही नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी, तो ये सारे के धरे रह जाएंगे. और भारत ने बार बार दिखाया है, और भारत तो छोड़ दीजिए, बलूच उनको रोज दिखा रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है. उनके मिलिट्री को रोज मार रहा है, पीट रहा है, बंधक बना ले रहा है, उनको उनके पोस्ट से खदेड़ दे रहा है. तो ये स्थिति पाकिस्तान की आज की हकीकत है. और पाकिस्तान की आम जनता भी न तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ आज खुश है और न ही पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुए. ये और बात है कि वो सड़कों पर निकल करके उस तरह से आंदोलन नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए. एक बहुत छोटा कमेंट आपका. मैं कल एक डेटा देख रहा था, ये इनके ऊपर शायद पाकिस्तान के ऊपर 150 या 160 अरब डॉलर का कर्ज है. उसमें से 70 अरब डॉलर जो है केवल चाइना के देने हैं इन्होंने. तो ये चाइना से इतना दूर जा सकते हैं? ये जितनी चापलूसी ट्रंप की करते हैं, क्या ये चीन से दूर जा रहे हैं? चीन से दूर जा रहे हैं. अभी खबर ये आ रही है कि अभी पुतिन साहब का फोन नहीं उठा रहे, डर के मारे आ नहीं रहे, क्योंकि जो बीएलए ने जो किया है, ग्वादर पोर्ट पे बवाल मचा हुआ है. तो चीन कह रहा है भाई वहां बीएलए को संभालो. अरे शी जिनपिंग का फोन नहीं. हाँ, शी जिनपिंग का वहां पर तो मैंने तो एक और खबर पढ़ी कि वहां मेरा पैसा वापस करो. चीनी सेना डिप्लॉय करने की बातें हो रही हैं. बिल्कुल, उन्होंने बोल दिया आप तो मेरा पैसा वापस कर दो, इतना पैसा लगाया, या आप वहां पे व्यवस्था सुधारो. दूसरा ये कि यूएई ने जिस तरीके से कहा है कि भैया 2 बिलियन लौटा दो मेरा, तो नहीं लौटा, वरना इतना इंटरेस्ट जो लग रहा है. तो सही तरह से पाकिस्तान जिस तरह से घिरा हुआ है, और अमेरिका की कितनी भी चापलूसी कर ले, पाकिस्तान के आखिर में पिटाई होना ही है बीएलए से. चलिए आज समय इतना ही. कहानी कुर्सी के बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर रागी जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद. कल फिर मुलाकात होगी आपसे कहानी कुर्सी की में.
क्या आज ट्रंप ईरान पर हमला करने का फैसला लेंगे? देखिए राजधर्म में इस पर पूरी रिपोर्ट दोपहर 3 बजे।